हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, और दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप किस तरफ से कौन से सागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ इसको आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाकर, जैसे मैंने मेरा कोई एक लेक्चर है दोस्तों, मैंने उसको खोला यूट्यूब पे जाकर। तो दोस्तों ये मेरा कोई लेक्चर चल रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लाल लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लाल रंग के बटन को टच करेंगे। उसके बाद ये सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। इससे होगा ये कि दोस्तों मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। और पड़ोस में ये जो बेल आइकन लगा हुआ है इसको आप दबा सकते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी आराम से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको लाइक करिए। दोस्तों यहाँ लाइक का बटन दिया हुआ है, इसको आप लोग लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स हमें ऊपर दिख रहे हैं, तो इन 3 डॉट्स को दबाकर हम लोग इसकी प्लेबैक स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये नीचे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है प्लेबैक स्पीड, तो इसको आप नॉर्मल पे क्लिक करके आप जितनी तेज वीडियो देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पिछले विगत सालों से जो आयोग के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों। आप कोई भी परीक्षा दोस्तों देने जा रहे हो तो आप परीक्षा देने से पहले कम से कम 3 या 4 बार ये लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप आपको रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये पूरा एक मैप बनाया गया है, ये अफ्रीका का मैप है। अब हम लोग देखते हैं इसके पूर्व में कौन सा सागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है। इस तरीके से हम लोग अगर इसको देखते हैं तो हम लोग पूर्व दिशा में देखते हैं कि हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में देखते हैं अटलांटिक महासागर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नॉर्थ साइड में हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों तरफ से क्या है, सागरों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। और दोस्तों इसको हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आर्थिक विकास कम हुआ है। ये लोग आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से थोड़े से पिछड़े हुए हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ दोस्तों हमें समझने वाली ये है कि हमारे पृथ्वी पर जो 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तीनों रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। तो तीनों रेखाओं के बारे में दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे ऊपर हम देखते हैं नॉर्थ साइड में कर्क रेखा, बीच में देखते हैं विषुवत रेखा, और नीचे साउथ साइड में हम लोग देखते हैं मकर रेखा। तो दोस्तों इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो दोस्तों ये जो बीच से रेखा जा रही है इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ये अफ्रीका को 2 पार्टों में डिवाइड करती है दोस्तों। इसीलिए हमने देखो यहाँ पर एक पूरा महासागर का नाम लिखा, उसको हमने महासागर को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया इस रेखा के माध्यम से। इसको हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर कह दिया, इसको हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर कह दिया। तो दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य की किरणें हमेशा पूरे 12 माह इस पर सीधी चमकती हैं। तो सीधी चमकने से क्या होता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है। गर्म होने के बाद यहाँ पर शाम को बारिश होती है, जिसको हम लोग संवहनी वर्षा के नाम से जानते हैं। और वर्षा के द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम लोग अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात करते हैं तो विषुवत रेखा पर हमें देखने को मिलती है। और अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो क्षेत्र है जहां से विषुवत रेखा जा रही है, मैं अभी एक एक करके सारे देशों के नाम आपको बताऊंगा दोस्तों। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेना। तो दोस्तों ये सारे देशों के नाम मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो ये जो सारे देश हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं और जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें कहाँ मिलती है और इसका घटता हुआ क्रम कैसे होता है, बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है। दोस्तों हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, हमारी जैव विविधता जो है बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो जैव विविधता का क्या है, थोड़ा सा ह्रास होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें हमें समझनी चाहिए कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों
विगत वर्षों में हमने देखा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उन देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। अभी पीसीएस 2019 का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मकर रेखा अफ्रीका में किन देशों से गुजरती है, तो उसमें एक गलत ऑप्शन था। तो दोस्तों हम लोग आज यहाँ से कुछ ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पहाड़ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का जो क्रम है वो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग देखते हैं ये 23.5, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती, कौन कौन से देश है, यहाँ से हम लोग देख लेने की कोशिश करते हैं जल्दी से। थोड़ा मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी दोस्तों क्योंकि टॉपिक लंबा है, जल्दी से हमें कवर करना है। सबसे पहले हमने देखा पश्चिमी सहारा, उसके बाद हमने देखा मैरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया और मिस्र। ये दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये सारे जो देश मैंने आपको बताए ये हमें एक बार अपने माइंड में बार बार इसको देखना है, बार बार इसको रिमाइंड करना है, जिससे पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसको आसानी से हल कर सकें। उसके बाद दोस्तों हम लोग विषुवत रेखा की बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले गैबन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, उसके बाद युगांडा, केनिया और देखिए सोमालिया। तो दोस्तों ये कुछ देश ऐसे थे जहां से हमने देखा कि विषुवत रेखा निकलती है। जहां से दोस्तों विषुवत रेखा निकलती वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस कारण यहाँ पर थोड़ा सा विकास कम हो पाया दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग दोस्तों नीचे जब आते हैं साउथ में तो हम देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ कहाँ से निकलती दोस्तों एक बार हम लोग देखते हैं। यहां से हम लोगों ने देखा दोस्तों नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जहां से हमारी मकर रेखा निकलती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये तीनों रेखाएं, इन पे कौन कौन से देश स्थित हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं। मैं समझता हूं ये सारे देश आपको माइंड में फीड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है। तो दोस्तों पर्वतों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें पर्वतों की संख्या थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका का जो भाग है वो एक पठारी भाग है। तो अफ्रीका जो है वो एक पठार के रूप में बसा हुआ है, यहाँ पर पर्वत हमें कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसमें सिर्फ 2 ही पर्वत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला हम लोग सबसे नॉर्थ में देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत एटलस पर्वत मिलता है। एटलस पर्वत का विस्तार दोस्तों कभी कभी हमें परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है एटलस पर्वत का विस्तार। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग एक और पर्वत को देखते हैं जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। दोस्तों मैंने इंडिकेट कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। तो दोस्तों ये 2 पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहां पर है। दोस्तों यहां से हम लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो नदियों से दोस्तों हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी नदियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा एक बड़ी नदी हम देख रहे हैं नाइजर नदी। दोस्तों नाइजर नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको काली नदी क्यों कहा जाता है दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पीसीएस में पूछ लिया जाता है, विगत कई सालों से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी को काली नदी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग याद रखेंगे, नाइजर नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा अधिकता है। इसके पानी में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसके कारण इसका जो पानी है वो काला दिखता है, इसलिए दोस्तों हमने इसको काली नदी के नाम से बोल दिया है, काली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं जो इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हम लोग बता देंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और किसका विस्तार सबसे अधिक है, तो दोस्तों वो अमेजन नदी होगी। अमेजन नदी की बात हम तब करेंगे जब हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम लोग नील नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा पर एक बहुत बड़ी झील हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, समझ लीजिए इसको, कभी कभी क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ लेता है। देखिए यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो हम लोग इसको श्वेत नील के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, ये रही श्वेत नील। उसके बाद यहाँ पर एक इथोपिया देश है, इथोपिया देश में टाना झील है। टाना झील से एक दूसरी नदी निकलती है जिसको हम लोग नीली नील के नाम से जानते हैं।
दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अभी पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि नील है वो उसका उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों ये श्वेत नील और ये नीली नील जब आपस में मिल जाती है, एक जगह मिलती है सूडान में, तो सूडान में जहां पर मिलती है वहां से एक नदी, बड़ी नदी का निर्माण होता है जो मिस्र से होती हुई भूमध्य सागर में चली जाती है, जिसको हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नदी है अपने आप में, इसको आप लोग बात याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं एक नदी है लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को, ये देखिए ये मकर रेखा है, यहाँ पर एक मकर रेखा पे मैंने नदी बनाई है। क्वेश्चन आयोग के द्वारा डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई उस नदी का नाम बताइए जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से 2018 पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक विषुवत रेखा मैंने बताई आपको, विषुवत रेखा पर एक नदी मिलती है कांगो नदी। तो दोस्तों यहाँ से मैंने दिखाने की भी कोशिश की है, कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये इसकी सहायक नदियां मैंने यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। ये दोस्तों हमने नदियों के बारे में डिस्कस किया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो दोस्तों एक बार हम लोग झीलों के बारे में देखिए, मैंने यहाँ पर विक्टोरिया झील आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट झील है, टाटा झील हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर टांगनिका झील है। तो दोस्तों कभी कभी टांगनिका झील हमसे पूछ लिया जाता है और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि टांगनिका झील का विस्तार कौन कौन से देशों में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टांगनिका झील का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, इसको इंडिकेट कर दिया है। नंबर 1 देश तंजानिया है, नंबर 2 जाम्बिया है, नंबर 2 जाम्बिया, नंबर 3 देश देखिए कांगो प्रजातांत्रिक है और नंबर 4 बुरुंडी। तो ये दोस्तों 4 देश ऐसे हैं जहां पर हमें टांगनिका झील का विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, 1 से 2 बार रिपीट करोगे मैं समझता हूं ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का विस्तार कितने देशों में, यहां से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले युगांडा, विक्टोरिया झील युगांडा में पड़ती है, केनिया में पड़ती है, और तीसरा जो है यहाँ पर तंजानिया। तो दोस्तों ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर विक्टोरिया झील का विस्तार हमें देखने को मिलता है। दोस्तों 1 से 2 बार आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो मैं समझता हूँ आराम से याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नदी हैं, जैसे अब हमने झील की बात की तो यहाँ पर हमें एक डोल्टा झील देखने को मिलती है। ये दोस्तों ये कभी हमारे पेपर्स में पूछी नहीं गई, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए थोड़ा सा। ये यहाँ पर हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी है। तो ऑरेंज नदी जो दोस्तों हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर यूरेनियम का बहुत ज्यादा यहाँ भंडार पाया जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यूरेनियम का भंडार कौन सी नदी में मिलता है, कौन सी नदी के किनारे मिलता है। तो दोस्तों वो ऑरेंज नदी है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, तीनों रेखाओं पे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों पर्वतों के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये साउथ, यहाँ एक चीज और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीका का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो 2 जगह हमें ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे ज्यादा विकास हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। उसका मेन रीजन यही है कि अंग्रेजों ने बहुत साल तक यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्र में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ। मिस्र में विकास क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लाल सागर है और लाल सागर में एक सुएज नहर का निर्माण कराया गया दोस्तों, मिस्र के बिल्कुल पास में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी यूरोप वाले हैं कभी भी एशिया में व्यापार करते हैं, इंडिया में कभी भी व्यापार करने के लिए आते हैं तो उन्हें लाल सागर से ही होकर गुजरना पड़ता है, सुएज नहर से ही होकर गुजरना पड़ता है। इससे क्या है, मिस्र के किनारे ये नहर पड़ती है, मिस्र के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया है, तो ये लोग इसको मिस्र को टैक्स देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं मिस्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और दक्षिण अफ्रीका का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का विकास इसलिए भी हुआ है और दक्षिण अफ्रीका का विकास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यूरेनियम को भविष्य का ईंधन भी कह सकते हैं। यूरेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट धातु है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर यूरेनियम के बहुत ज्यादा भंडार मिलते हैं तो दोस्तों अब दक्षिण अफ्रीका अपने आप में विकसित हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है। तो किम्बरले की खान दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खान है जिसको किम्बरले की खान कहा जाता है, वहां से हीरो की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरो की सबसे ज्यादा प्राप्ति कहां से होती है, किम्बरले की खान से होती है दोस्तों। तो इसी तरीके से
सोना सबसे ज्यादा लगभग पूरे विश्व का 40% सोना दक्षिण अफ्रीका से मिलता है। तो अपने आप में हम समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट देश है दक्षिण अफ्रीका, बहुत ज्यादा विकसित है। इसी क्यों विकसित है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें यूरेनियम की प्राप्ति हो रही है, सोने की प्राप्ति हो रही है दोस्तों, बहुत सारी जो जरूरी धातुएं हैं वो हमें दक्षिण अफ्रीका में आराम से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, हम दो द्वीप हमें देख रहे हैं दोस्तों। ये दो द्वीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पेंबा द्वीप और नंबर 2 जंजीबार द्वीप। दोस्तों काली मिर्च और लौंग, दोस्तों पेंबा द्वीप और जंजीबार द्वीप में लौंग और काली मिर्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए दोस्तों ये पूरे विश्व में फेमस है लौंग के लिए, जंजीबार। तो दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है दोस्तों, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर हम लोग बात करें पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया दोस्तों। यहाँ पर टोटल 54 देश है दोस्तों। इन पूरे 54 देश हम लोग इसमें नहीं दिखा सकते, जो इंपॉर्टेंट देश है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है, उसके बाद जो सबसे छोटा देश है वो सेशल्स है दोस्तों। मैंने दोनों को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, और इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जहां से ये यहाँ पर पूरा सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सहारा मरुस्थल, अगर हम इधर पश्चिम की बात करें, अफ्रीका के पश्चिम में हम देखते हैं बहुत बड़ा मरुस्थल हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सहारा मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। तो 11 देशों में ये फैला हुआ है दोस्तों। इसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है दोस्तों, एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र और सूडान, इन पूरे देशों में दोस्तों हम लोग देखते हैं सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल वो होता है जहां पर पूरी तरीके से रेत का विस्तार हो, वहां की जमीनें बहुत बंजर होती है दोस्तों। लेकिन जमीनें तो बंजर होती हैं दोस्तों, यहाँ पर फसलों की पैदावार नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर हमें तेल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है दोस्तों, पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये भी क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना चाहिए दोस्तों। अच्छा, दो मरुस्थल हमें नीचे भी मिलते हैं दोस्तों। यहां से मैंने इंडिकेट किया, ये 2 मरुस्थल हमें देखने को मिले। नंबर 1 नाबिब मरुस्थल। कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि नाबिब जो मरुस्थल है उसका विस्तार कितने देशों में हुआ है दोस्तों। यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 नामीबिया, नंबर 2 देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो ये, और देखिए ये अंगोला, ये 3 देश हमें देखने को मिलते हैं, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि नाबिब मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और एक मरुस्थल हमें और देखने को मिलता है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहां पर उसका विस्तार है, देखते हैं हम लोग यहाँ से। नंबर 1 नामीबिया, बोत्सवाना और थोड़ा सा पार्ट हमें साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट मरुस्थल है दोस्तों, इनको हम लोग याद रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 मरुस्थल देखे, कालाहारी मरुस्थल, नाबिब मरुस्थल और पूरा सहारा मरुस्थल। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में एक बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं उसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे दोस्तों। अब एक बात और कर लेते हैं, ये मरुस्थल जो है हम देखेंगे, विश्व के सारे मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं किसी भी देश की पश्चिम साइड पे ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि यहाँ से जो ठंडी जलधारा निकलती है वो एक बड़े मरुस्थल का निर्माण करती है। ठंडी जलधारा बाष्पित नहीं हो पाती, वो बारिश नहीं करा पाती है, इसलिए वहां पर एक मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पश्चिमी साइड पे ही हमें सारे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसकी बात करें या हम अपने इंडिया की बात करें दोस्तों, हम देखते हैं कि सारे मरुस्थल जो है पश्चिम साइड में ही है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आज के लिए डिस्कस करी। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ आप कोई भी पेपर अगर देने जा रहे हो दोस्तों, तो इस लेक्चर को कम से कम 3 या 4 बार देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका पूरा अफ्रीका एक बार में ही तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट महाद्वीप के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको और भी देता रहूंगा। अगर आप, ये सारे देश हैं, यहाँ पर पूरे टोटल 54 देश हैं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो दोस्तों तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सारे देश होंगे और उनकी राजधानी होगी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। खुश रहिए, मौज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।